आज की क्लास का टॉपिक यूनिट नंबर 4 और जो टॉपिक है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोहे से यानी जो कच्चा लोहा होता है उस कच्चे लोहे की सहायता से हम किस प्रकार से स्टील बनाते हैं या इस्पात का निर्माण करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पता है कि हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली सभी वस्तुएं लोहे की बनी रहती है। कोई भी ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं है जहां पर लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। लोहे में थोड़ी सी समस्याएं रहती थी कि जो लोहा है उसमें जंग लगना, लोहे का सड़ जाना, लोहे का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन जो है, और लंबे समय तक नहीं चलने के कारण एक नवीन धातु का निर्माण किया जाता है जो कई धातुओं का मिश्रण होता है, जिसे कहा जाता है इस्पात या स्टील। तो स्टील किया जाता है। इस स्टील को कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। परिचय की बात करें तो यह एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग किस प्रकार से है, यानी ये ऐसा उद्योग है जिसमें या इसका उपयोग करके दूसरे जो उद्योग होते हैं उन्हें आधार प्राप्त होता है। आधार किस प्रकार से प्राप्त होता है कि एक तो हम कहें कि अन्य उद्योगों को कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रॉ मटेरियल भी मिलता है इस्पात उद्योग से। दूसरा, जितने भी जो मशीनरी है उन सभी मशीनरीज का जो निर्माण है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। अगर कहा जाए कि बिना लोहे के किसी प्रकार का उत्पादन किया जाए तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए आपको मशीनरी की आवश्यकता रहेगी, विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता रहेगी, और विभिन्न जो उपकरण है वो स्टील के बने हुए होंगे, या विभिन्न जो औजार हैं वो सभी औजार स्टील के बने हुए होंगे। इसलिए ये एक आधारभूत उद्योग है। विश्व के सभी भागों में लोहा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी लोहा एक ऐसा धातु है जो आसानी से विश्व के किसी भागों में मिल जाता है। ये मजबूत होता है, ये टिकाऊ होता है, लंबे समय तक चलता है, और ये सस्ता भी होता है। मजबूत, टिकाऊ तथा सस्ता होने के कारण इसका उपयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो किसी मशीनरी का निर्माण करना हो या फिर चाहे हम किसी अन्य घरेलू उपयोग के रूप में, घरेलू उपकरणों के रूप में, चाहे रसोई का हो, चाहे हमारे विलासिता के जो वस्तुएं बनती है, पलंग हो, सोफा हो, पंखे, खिड़कियां, चाकू, सभी के सभी लोहे या स्टील के बने हुए होते हैं। सभी प्रकार की मशीनें इसी से निर्मित होती हैं तथा लोहे को गलाकर हम एक मजबूत धातु का निर्माण करते हैं। इस मजबूत धातु को हम स्टील के नाम से जानते हैं। अब हम कहें कि स्टील तथा लोहे में क्या फर्क होता है। पहला फर्क तो हम कह सकते हैं कि जो लोहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, आसानी से लोहे के तार को मोड़ा जा सकता है। लेकिन स्टील को उसमें हार्डनेस आती है, कठोरता होती है। लोहा एक पूर्ण रूप में एक शुद्ध धातु के रूप में होता है, जबकि जो स्टील होता है उस स्टील में कई धातुओं का मिश्रण होता है, यानी एक मिश्रित धातु के रूप में स्टील का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगती है, स्टील में जंग नहीं लगता।
लोहे में चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन स्टील में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। हमें पता लगाना हो कि स्टील का है या नहीं, तो हम चुंबक की सहायता से इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ये फर्क रहता है लोहे तथा इस्पात में। आगे बढ़ते हैं कि लोहे से इस्पात बनाया कैसे जाता है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टील का स्क्रैप किया जाता है। लोहे के छोटे-छोटे से टुकड़े हो या छोटी-छोटी सी कतरनें हो, उनको हम एक विशेष प्रकार की भट्टी में गलाते हैं, फर्नेंस करते हैं, ठीक है? उस फर्नेंस करने के बाद उसे कूलिंग यार्ड यानी उसे ठंडा करते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाकर उसका अलग प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया भी साथ चलती है और इस प्रक्रिया में जो पदार्थ हमने गलाए हैं, उसको हम पिघलाकर वापस एलएफ यानी लेडी फर्नेंस जिसे कहा जाता है, ये एक विधि है, जिसके माध्यम से गुजार कर इसे धीरे-धीरे कर सकते हैं कि आगे के आगे मशीनों में भेजते रहते हैं और यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग। कास्टिंग यानी उसे किस आकार में ढालना है। आपको बिस्किट के रूप में चाहिए, एक गद्दे के रूप में चाहिए या तार के रूप में चाहिए या किसी शीट के रूप में चाहिए। तो उसको उस प्रकार से उस शक्ल में तब्दील किया जाता है और फिर भेजा जाता है रोलिंग मिल में। रोलिंग मिल में उसके रोल बनाए जाते हैं, उसे विभिन्न साँचों में ढाला जाता है और उसे विभिन्न आकार में काटा जाता है। तो इस प्रकार से एक स्टील बनाने की प्रक्रिया संपादित होती है। सबसे पहले हम लोहे अयस्क से यानी आयरन जो ओर होता है, उसे हम भट्टी में डालते हैं और भट्टी में उसे पिघलाकर एक बेसेमरीकरण की जो पद्धति है, उसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं कच्चा लोहा, पिग आयरन। यानी आयरन ओर से अशुद्धियों को हटाकर हमने क्या प्राप्त किया? पिग आयरन प्राप्त किया। जो पिग आयरन होता है, उस कच्चे लोहे को हम साफ करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? लौह पिंड बनाते हैं, इग्नॉट आयरन बनाते हैं। देखो लौह के अलग-अलग प्रकार हैं। एक है आयरन ओर। आयरन ओर ऐसा लोहा है जिसे हम जमीन से खोद कर निकालते हैं। अशुद्धियाँ उसमें मिली रहती है। फिर हम उसे पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद उससे हम कच्चा लोहा यानी पिग आयरन प्राप्त करते हैं। फिर इस कच्चे लोहे यानी पिग आयरन को भी साफ करके हम लौह पिंड या इग्नोट आयरन प्राप्त करते हैं। इस इग्नोट आयरन या लौह पिंड में हम मिश्र धातु को मिलाते हैं। उसके अंदर मैंगनीज मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, कार्बन का समावेश करते हैं, कुछ स्क्रैप डालते हैं, फिर उसको गलाते हैं और गलाकर क्या बनाया जाता है? स्टील बनाया जाता है, जो लोहे के मुकाबले काफ़ी कठोर होता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इस्पात बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। उसके बाद जो इस्पात बनता है उसे हम रोलिंग की मिल में भेजते हैं। वहाँ पर उसे रोल किया जाता है। रोलिंग मिल में इसे रोल किया जाता है, इसे बेला जाता है। बेलने के बाद उसे ढाला जाता है। अलग-अलग का उसमें ढाला जाता है। कास्टिंग का अर्थ होता है कि हमें पत्थर जो स्टील होते हैं उसके या फिर जो गटर जो होते हैं, जो छत के अंदर डाले जाते हैं पटरियों के रूप में, उस शेप में चाहिए या कुछ बिस्किट्स के रूप में चाहिए, तो वो कहलाता है ढालना और फिर उसको अलग-अलग भागों में काट याद कर दिया जाता है। तो ये फिर हम बात करते हैं स्थानीयकरण की कल की जो क्लास रही थी,
उसमें हमने विस्तार से किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को पढ़ा कि यदि हम किसी स्थान पर कोई उद्योग लगाना चाहे तो हमें किन किन कारकों का ध्यान में उद्योग को लगा स्टील की कहाँ बेचा, क्या वह आपकी घरेलू आवश्यकताओं अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो किन राष्ट्रों को भेजा जाएगा, ये भी सोचने का विषय होता है। यानी का माल भारत में बिक जाएगा या भारत का माल जापान या अमेरिका या चीन भेजना पड़ेगा, तो ये भी प्रभावित। अब एक को देखें तो कच्चे माल, तैयार माल को फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाना, लोगों मजदूरों को फैक्ट्री तक लाना, ये सभी जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। आवाज वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लगाना है तो हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी, तो रॉ मटेरियल हमें आवश्यक रहेगा। तो लोह यानी कोई भी जितने भी हम उद्योग पढ़ेंगे उन सभी उद्योगों में हमें इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ना है इन सेंस कि जितने भी हम उद्योग पढ़ेंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना है, चाहे कागज उद्योग पढ़ना है, चाहे हमें सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना है, जितने भी उद्योग हमारे जो सिलेबस में रहेंगे, तो सिलेबस के अंदर जितने भी जो उद्योग को पढ़ेंगे उनमें इन फैक्टर्स को तो पढ़नी है। यानी ये जो फैक्टर्स है उनको हमें पढ़ना है। केवल नाम चेंज होगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो लोकलाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके कॉटन इंडस्ट्री रह जाएगा या फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री रह जाएगा। तो हमें किन की आवश्यकता है, एक उद्योग लगाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। तो रॉ मटेरियल एक लौह और इस्पात उद्योग के लिए क्या रहेगा, तो कोयला चाहिए हमें जलाने के लिए, कुछ मैंगनीज चाहिए कार्बन उसके अंदर, लौह अयस्क के अंदर मिलाने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता रहेगी, हमें कुछ कार्बन की आवश्यकता रहेगी, रॉ मटेरियल के रूप में जो लोहे की जो कतरन रहेगी, स्क्रैप जो रहेगा उसकी आवश्यकता रहेगी। स्टील को धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहेगी। जो गर्म हम पिग आयरन को करेंगे तो उसको ठंडा करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहेगी। बार-बार गर्म करना, ठंडा करना, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट की। तो जो माल हम तैयार करेंगे, उस तैयार माल को, अब लोहा जो है भारी है और भारी पदार्थ, अब स्टील की मांग कहाँ पर होगी? स्टील जो है उसको रोलिंग प्लांट में भेजा जाएगा।
रोलिंग प्लांट के अंतर्गत अब उसका मार्केट, मार्केट का मतलब होता है कि अगर उससे टीन शेड बनाया जा रहा है या फिर उससे जो चद्दरें बनाई जा रही है या फिर उससे बर्तन बनाया जा रहा है या फिर उससे कोई चाकू-छुरी बनाए जा रहे हैं। तो जैसा मार्केट होगा उस हिसाब से उस मार्केट में। अब वहाँ पर कोई ऐसा कारखाना नहीं है क्योंकि कच्चा माल आपने रोल करके एक रोल बना के स्टील का बना के रख दिया। लेकिन उस रोल को काट-काट के उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए मार्केट की आवश्यकता रहेगी। तो स्टील का यूज़ हम ज़्यादातर मोटर गाड़ी के निर्माण में करते हैं। तो मोटर गाड़ी बनाने का अगर कारखाना वहाँ पर है या कोई जहाज बनाने का कारखाना है, तो वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो उस माल को कहाँ पर बेचा जाएगा? अब बेचने के लिए उस स्थान पर यानी जहाँ पर माल बन रहा है, उस बनने वाले स्थान से हमें उसे मार्केट तक पहुँचाना है। अब मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहेगी? हमें आवश्यकता रहेगी परिवहन के साधनों की। अब परिवहन के साधनों की बात करें तो परिवहन के साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जल यातायात भी हो सकता है, रेल यातायात भी हो सकता है और वायु यातायात भी हो सकता है। अब बात करें इस्पात की या स्टील की, तो स्टील एक भारी है पदार्थ है और भारी पदार्थों को अगर एरोप्लेन से भेजना शुरू कर दें तो हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि भार के हिसाब से एरोप्लेन जो है हमारे लिए महँगा पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रेल यातायात, तो रेल यातायात में कह सकते हैं कि हम वायु यातायात से कम खर्च के माध्यम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। लेकिन अगर सबसे सस्ता परिवहन के साधन की बात करें, तो वो है रेल यातायात सॉरी जल यातायात। तो जहाँ कहीं पर भी बंदरगाह होंगे और या नदियों के माध्यम से वहाँ पर जहाजें चलाई जा रही हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग का विकास ज़्यादा होगा। लेबर की बात करते हैं, तो बिना लेबर या बिना श्रम के हम किसी प्रकार के उद्योग की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमें किसी प्रकार के उद्योग की अगर स्थापना करनी है, तो हमें श्रम की आवश्यकता रहेगी। श्रम वो भी कैसा? 2 प्रकार के, श्रमिकों के अंतर्गत 2 चीज़ें देखी जाती है। एक तो देखा जाता है कि सस्ते से सस्ता, मज़दूर हमें मिले सस्ते से सस्ता और मज़दूर ऐसा मिले जो काम करने में होशियार हो। सस्ता श्रमिक मिल जाए, लेकिन काम करने में होशियार नहीं हो, तो किसी प्रकार का काम का नहीं। तो कुशलता और सस्ता होना इस उद्योग के लिए ज़रूरी है। यानी इस प्रकार के श्रमिक जहाँ पर मिलेंगे, उन उद्योगों की स्थापना करने में उन श्रमिकों का योगदान रहेगा। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिला प्राप्त होगी? तो हमें रोलिंग मशीनें हो चले जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हमने आयरन ओर को लिया, कच्चे लोहे को लिया, कच्चे लोहे को हमने कहाँ भेजा? उसको गलाया, तो गलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, तो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? कोयले से प्राप्त होगी, या परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होगी, या सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी, या पेट्रोल और डीज़ल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जो प्रभावित करता है इन उद्योगों को। तो भारी-भारी मशीनें आपको चलानी है, जो रोल बना रहे हैं, जो स्टील के आप रोल बना रहे हो, बड़े-बड़े से आप ट्रक जब गुज़रते हैं आप देखेंगे, ट्रक के ऊपर बहुत सारे ऐसे रोल देखने को मिलेंगे, जो उस ट्रक के ऊपर 1 से 2 आपको पड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रोल जो है, उस रोल को हम कैसे उपयोगी वस्तुओं में काटते हैं, ठीक है? तो उसको काटने के लिए आपको भारी-भारी सी मशीनें चलानी होगी और मशीनों को चलाने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। तो ये कुछ कारण हैं, जो प्रभावित करते हैं एक उद्योग की स्थापना में। तो एक उद्योग अगर हमें लगाना है, तो उद्योग लगाने में ये सभी कारण मैंने कहा है बार-बार, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे यूट्यूब पर जब ये वीडियो आएगा तब उसको वापस आप वहाँ से देख लीजिएगा। केवल नाम चेंज करना है, ठीक है? उसके अलावा बाकी के सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर हैं, जो किसी भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि सोजत के अंदर मेहंदी होती है, ठीक है? सोजत के अंदर मेहंदी होती है मैं चाहता हूँ कि रानी के अंदर मैं एक मेहंदी पीसने का कारखाना लगा दूँ, ठीक है? तो मेहंदी पीसने का कारखाना मैं यहाँ पर रानी में लगाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि अगर मैं सोजत क्योंकि मेहंदी एक ऐसा झाड़ी है या ऐसी पत्तीनुमा झाड़ी है वो जो केवल सोजत बेल्ट में ही ज़्यादा होती है। तो सोजत बेल्ट में मैं जाऊँगा, वहाँ से मेहंदी के पत्तों को परचेज़ करूँगा, मेहंदी के पत्तों को परचेज़ करने के बाद मैं वहाँ से 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है या 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, रानी में लाकर उसे वहाँ पर पीसूँगा और पीसने के बाद मैं वहाँ पर उससे मेहंदी बनाऊँगा, तो मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, यानी सोनभद्र के इलाके से रानी लाने की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई।
क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, कुछ टोल टैक्स में हमने खर्च किया, 1-2 आदमी लाने और माल उतारने और चढ़ाने में लगे। तो इससे अच्छा तो मैं यही करूँगा कि जिस स्थान में मेहंदी होती है वहीं पर उद्योग लगाऊँ। तो कहने का अर्थ है कि एक उद्योग के स्थानीयकरण में कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये सभी कारक वह करते हैं। तो कच्चा माल हमने पढ़ा है, कच्चा माल प्रभावित करता है, बाज़ार, किस बाज़ार में इसे बेचा जाएगा, क्योंकि लोहा का जो बाज़ार है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर उस लोहे को किसी उपयोगी वस्तु के अंतर्गत बदला जाता है या स्टील का प्रयोग करके कोई उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। फिर शक्ति यानी एनर्जी की आवश्यकता रहेगी, एनर्जी भी शक्ति सस्ती, और सस्ती अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो सबसे सस्ती पड़ती है आपके जल विद्युत, किसी प्रकार का केवल एक डायनेमो लगाना है। डायनेमो की सहायता से डायनेमो को तेज जल धारा के साथ बहाकर आप पावर का यूज़ कर सकते हैं। पूँजी की आवश्यकता, बिना पूँजी यानी कैपिटल्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि भारी-भारी अगर मशीनें आपको लगानी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पूँजी की आवश्यकता होगी। आपको एक उद्योग लगाना है, उद्योग के लिए ज़मीन देखनी है, ज़मीन देखने के बाद वहाँ पर मशीनरी स्थापित करनी है, वहाँ पर बड़े-बड़े से घर बनाने हैं, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन होगा, आपको बिजली के बिल भरने हैं, मज़दूरों को वेतन देना है, तो ये सभी कार्य कैसे संभव होगा? कैपिटल, पूँजी के। तो बिना पूँजी के आप किसी प्रकार के बड़े भारी उद्योग को नहीं लगा सकते। फिर तकनीकी की बात करते हैं कि बिना टेक्नोलॉज़ी आपके पास अगर लोहे को आप गलाने के लिए कोयले का प्रयोग करते हो, कोयले से गलाकर हाथों की सहायता से उसको चद्दर की शक्ल दे रहे हो, चद्दर को फिर हाथ से ही काट कर उपयोगी वस्तु बना रहे हो, तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा समय लगने के साथ-साथ आपकी अट आपके जो माल जो बनेगा उसकी गुणवत्ता में भी थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉज़ी है, तो अच्छी टेक्नोलॉज़ी होने के कारण आप उससे अच्छी वस्तुओं का, सामान का निर्माण कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उस तकनीकी की सहायता से आप कम से कम कच्चे माल में यानी वेस्टेज नहीं निकलेगा। अगर आपके पास तकनीकी अच्छी है, तो तकनीकी अच्छी होने के कारण जो वेस्ट जो मिलता है, वो वेस्ट कम निकलेगा। जैसे कि आपको इतना सा चद्दर है और इस चद्दर में से कोई चाकू बनाना है, ठीक है? तो चाकू बनाने के लिए उसका अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। तो हाथ से बनाएँगे तो उसमें वेस्टेज यानी किनारे वगैरह कट जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसका आप प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास तकनीकी बढ़िया है, अच्छी तकनीकी से बना हुआ सामान है, तो आपको बाज़ार बहुत जल्दी मिलेगा। आपके बाज़ार में आपके माल की माँग ज़्यादा होगी। अगर आपके पास अच्छी तकनीकी है, तो जो मशीनरी आप प्रयोग में लाएँगे, उस मशीनरी में आपको कम से कम विद्युत की आवश्यकता रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगा। यानी जो बिजली कम यानी स्टार रेटिंग की अगर बात करें, तो कम बिजली की खपत में ही वो जो मशीन है, वो वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पुरानी मशीनें हैं, अच्छी तकनीकी नहीं है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाएगी। जैसे कि हम टेलीविज़न की बात करें, तो पुराने जो टेलीविज़न सेट थे, जिसे सीआरटी मॉनिटर के रूप में देखा जाता था, जो बड़े से मोटे से जो टीवी थे, वो एनर्जी को ज़्यादा कंज़्यूम करते थे। आज एलईडी आ गए, वो बिल्कुल कम करते हैं। हो सकता है कि भविष्य कुछ और रहे। हम इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले वो जो बल्ब होते थे, बल्ब 100 वोल्ट का बल्ब हर घर में मिलता था। आज एक 100 वोल्ट के बल्ब में केवल 1 कमरा उस समय रोशन हुआ करता था। आज 100 वोल्ट के खर्चे में आप हर घर को पूरे घर को रोशन कर लेते हो क्योंकि 9-9 वोल्ट के या 10-10 वोल्ट के आप कितने 10 बल्ब बल्ब लगा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। फिर हम बात करते हैं पूँजी की, कि पूँजी हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पूँजी की बात करें सॉरी तकनीकी की बात कर रहा है। तो तकनीकी में पूँजी का क्या योगदान रहेगा अगर आपके पास तकनीकी देखो अच्छी तकनीकी है, अच्छी तकनीकी लेने के लिए जाओगे तो पूँजी तो खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है और लंबे समय तक चलता है। अगर आपको कहा जाए कि मोबाइल फ़ोन कौन-सा लेना है तो आप माइक्रोमैक्स ना लेकर आप सैमसंग लोगे या आईफ़ोन लोगे। क्योंकि आपको पता है कि आईफ़ोन और सैमसंग के पास ऐसी टेक्निक है। ठीक है? फिर ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, तो ये कुछ कारण होते हैं, तो तकनीकी भी प्रभावित करती है किसी प्रकार के उद्योग की स्थापना में। फिर बात करते हैं परिवहन के साधन भी एक उद्योग के स्थानीय कारकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि माल को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में आपको ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग 3 प्रकार से करना होता है। एक बार में आप कच्चे माल को लाओगे फैक्ट्री तक, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया, ठीक है? फिर दूसरी बार में आपने उस सामग्री को बाज़ार तक भेजा, आपने ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया। तीसरा
आपने मजदूरों को फैक्ट्री तक लेके आए तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सस्ता परिवहन है तो कॉस्टिंग कम आएगी तो सस्ता हो जाएगा माल, ज़्यादा दूर से आ रहा है तो महँगा हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि काजू की बात कर लेते हैं कि काजू केरला में, गोवा में सस्ते मिलते हैं, तो वहाँ पर सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ पर लाने के लिए आपको काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज चुकाना पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सेब की बात करें, बादाम की बात करें, जम्मू-कश्मीर में उसके भाव कम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में उसका जो मूल्य है, वो बढ़ जाता है। तो परिवहन के जो साधन हैं, वो भी किसी प्रोडक्ट की जो मूल्य है, उसको बढ़ाने में या कम करने में अपना योगदान देते हैं। तो एक उद्योग मैं कहाँ लगाऊँगा? तो उद्योग लगाने से पहले मुझे इन बातों का ध्यान में रखना है। कोई भी उद्योग है, मेरे पास कच्चा माल कहाँ से आएगा? मैं उसे कहाँ बेचूँगा? उद्योग को चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँगा? मेरे पास तकनीकी कहाँ से आएगी? या मेरे पास तकनीकी उपलब्ध है और परिवहन के साधन, चाहे श्रमिकों को लाना हो, कच्चे माल को लाना हो या फिर तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना हो। तो हमें इन सभी कारकों पर ध्यान देते हुए एक उद्योग की स्थापना करनी होगी। क्लियर? तो ये एक उद्योग की स्थानीयकरण के कारक होते हैं, जो प्रभावित करते हैं। कल की क्लास में मैंने इसको समझाया था। एक बार जो कल नहीं थे, उन्होंने वापस समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व उत्पादन प्रतिरूप की बात करते हैं कि जो कच्चा जो स्टील है, वो उसका उत्पादन किस प्रकार से है। तो मैट्रिक टन के हिसाब से अगर देखें, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, वो देखेंगे आप चाइना। यानी चाइना जो है, वो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरे नंबर की अगर बात करें चाइना के बाद, वो है एशिया तथा ओशिनिया। ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो ओशियन कंट्रीज है, वो सारी की सारी 323.7 मैट्रिक टन। ये 2016 के डेटा है। उसके बाद ये तो हो गए दूसरे नंबर पर। तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो ये है यूरोपियन कंट्रीज, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? इस प्रकार से 5 पर हम कह सकते हैं CIS कंट्रीज यानी रूस का जो फेडरेशन जो कंट्रीज है, उनका नाम आता है। साउथ अमेरिका का स्थान नेक्स्ट, फिर यूरोप और अफ्रीका का स्थान, मिडल ईस्ट का भी इसमें अलग-अलग आपके स्थान पाए जाता है। तो ये विश्व प्रतिरूप है क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 2016 के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विश्व उत्पादन की बात करें कि जो स्टील है, और स्टील में हमने कहा कि पिग आयरन, ठीक है? और रॉ स्टील, ठीक है? रॉ स्टील जो है जिसे इग्नोट आयरन कहा जाता है, और पिग आयरन यानी आपने कच्चे लोहे से उसे एक उपयोगी लोहे के रूप में बदला। तो उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? चाइना का, ठीक है? और जो रॉ कच्चा जो स्टील है जिसे इग्नोट आयरन कहा जाता है, उसमें भी पहला स्थान किसका है? चाइना। ये आर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी बाकी का विश्व। अगर हम आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में करें, तो मेजर जो कंट्रीज कौन-कौन सी है, तो चीन, जापान, यूएसए, भारत और रसिया। चीन, जापान, भारत, रसिया और यहाँ पर है कोरिया, ठीक है? कोरिया किसमें है? पिग आयरन में। तो पिग आयरन हो चाहे रॉ स्टील हो, दोनों में ही प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना। चीन की बात करें कि चीन में जो लौह इस्पात है, वो किन-किन क्षेत्रों में निकाला जाता है? तो हम मैट्रिक टन की बात करें तो रेड जो मार्क है, जहाँ पर 100 मैट्रिक टन से भी अधिक उत्पादन होता है। तो बीजिंग और हेबेई ये ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा उत्पादन होता है। 30 से 100 मैट्रिक टन उत्पादन के क्षेत्रों में हम देखें तो है शैंडोंग, जियांगसू, लियांगिंग, ये जो क्षेत्र है, ये आपके 30 से 100। उसके बाद 10 से 30 मैट्रिक टन के अंतर्गत आपके सिचुआन, यूनान, हुनान, जियांगजी, हुबेई, हेनन, शैंक्सी, मंगोलिया, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 3 मैट्रिक टन से भी कम उत्पादन होता है, वो है तिब्बत। तिब्बत सॉरी कम है, ये है आपका कलर के हिसाब से देखें, ये है किंगघाई और हेनन। तो ये चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला जो क्षेत्र है वो है पिट्सबर्ग और यंगटाउन। पिट्सबर्ग और यंगटाउन का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे पिट्सबर्ग जो है ये महान झील क्षेत्र है। महान झील क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ऊपर की जो झील है वो है सुपीरियर, फिर है मिशिगन, फिर यहाँ पर है ह्यूरन, फिर है यहाँ पर इरी और यहाँ पर है ओंटारियो। यहाँ पर आया हुआ है पिट्सबर्ग। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 2 इस्पात के कारखाने हैं। तो ये महान झील से वो क्षेत्र है, उसके पास-पास के क्षेत्रों में कच्चा लोहा भी प्राप्त होता है और कच्चे लोहे के साथ-साथ यहाँ पर आपको कोयले के भी भंडार मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल जहाँ पर जो भारी रॉ मटेरियल होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज़्यादा लगता है, उसके रिलेटेड जितने भी जो उद्योग होते हैं, वो उसके पास ही स्थापित किए जाते हैं। फिर है शिकागो गैरी। शिकागो देखिए ये रहा, मिशिगन के ठीक नीचे, ठीक है? मिशिगन के ठीक नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिकागो, ये है शिकागो और ये है गैरी। ये जो क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र, जो भी महान झील क्षेत्रों के यानी पहले आप जो क्षेत्र है वो पिट्सबर्ग एक, दूसरा जो क्षेत्र है शिकागो गैरी, वो यहीं पर स्थित है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील का उत्पादन होता है। फिर है इरी झील का तटीय क्षेत्र। तो इरी झील कहाँ पर है? ये रहा इरी झील, और इरी झील के आसपास में 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी। इरी झील के पास यहाँ पर ये देखें डेट्रॉइट है, यहाँ पर मोटर गाड़ी बनाने का बड़ा बड़ा कारखाना है। तो कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टील का उत्पादन होता है। फिर है पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। तो यह है पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, ये जो क्षेत्र है ये सारे के सारे यहाँ पर 2 इस्पात के कारखाने बने हुए हैं। फिर है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आपके सैन डिएगो, लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, ये जो क्षेत्र है वो शामिल होते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो ये पश्चिमी क्षेत्र में वॉशिंगटन वगैरह ये जो क्षेत्र आते हैं जहां पर लौह इस्पात का उत्पादन होता है। जापान की बात करें तो जापान के प्रमुख जो क्षेत्र है जहां पर लौह इस्पात का उत्पादन होता है, तो सबसे पहला है उत्तरी क्यूशु। यहाँ पर 4 ऐसे द्वीप है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जापान का द्वीप है वो है होक्काइडो। होक्काइडो के बाद ये है होन्शु। ये देखा यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये होहोशिकु, याद रखिएगा होक्काइडो। फिर ये जो भाग है ये कहलाता है होन्शु, ठीक है, ये कहलाता है शिकोकु और ये कहलाता है क्यूशु, होहोशिकु। तो ये जो क्यूशु है यहाँ पर पहला, दूसरा ओसाका, कोबे, ठीक है, ओसाका, ये रहा ओसाका, कोबे का क्षेत्र। तीसरा है टोक्यो, याकोहामा, टोक्यो और याकोहामा का जो क्षेत्र है पहला, दूसरा, तीसरा होगा टोक्यो, योकोहामा का जो क्षेत्र जहां पर इस्पात का उत्पादन होता है। जापान के पास एक सा क्षेत्र है जहां पर खुद का कोई लोहा यानी खनिज पदार्थ यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं ये दूसरे राष्ट्रों से लेता है, फिर विनिर्मित करके उससे मशीनरी बनाकर अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को ये बेचता है। चौथा जो क्षेत्र है वो होक्काइडो, ये है होक्काइडो। ये जापान के प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लौह इस्पात उद्योग विकसित हुए हैं। रूस की बात करें तो रूस में प्रमुख जो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर लौह इस्पात उद्योग का उत्पादन होता है, या फिर सबसे पहला है यूराल प्रदेश। तो यूराल प्रदेश के अंतर्गत आपके यूराल जो पर्वत है, यूराल की जो श्रेणी है, देखिए ये रहा यूराल पर्वत, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहला प्रदेश जहाँ पर इस्पात बनाने के कारखाने हैं। यही इसी क्षेत्र में रूर प्रदेश है, और रूर प्रदेश या फिर कोयले के जो क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उत्पादन किया जाता है लोह इस्पात का। फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो है मास्को का। तीसरा जो क्षेत्र है कुजबास, कुजबास और कुदनेस, ये है ये क्षेत्र, ये तीसरा क्षेत्र जो है रूस का। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर रसिया में उत्पादन होता है। मीटिंग ऑफ हो जाएगी, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।
आगे है यूक्रेन। ठीक है, ये प्रमुख जो क्षेत्र है जो लौह इस्पात का उत्पादन पूरे विश्व में करते हैं। और इस प्रकार से आपका लौह इस्पात का उद्योग कंप्लीट होता है। ऑफलाइन जब भी क्लास रहेगी तो एक बार इसे पुनः वापस